Assalamu alaikum. My name is Sharyar Khan. Welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to talk about the question you will be asked during your study visa interview in German Embassy Islamabad. तो बेसिकली जब भी कोई भी चीज़ सर्च कर रहा होता है ना कि इंटरव्यू के बारे में क्या होगा या क्या क्वेश्चन होंगे, तो उसके माइंड में ये कुछ आता है कि यार जब मेरा इंटरव्यू हो रहा तो मुझसे कैसे क्वेश्चन होंगे, उनके मैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। तो उनके लिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रिपरेशन करके नहीं जा सकते, क्योंकि आपने टोटली जो है ना याद किए हुए क्वेश्चन या जो टोटली अपने रटा रटाया हुआ होगा वो आप उधर कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं। समटाइम कैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अगर वो भी देख लेना कि आप जो है कि रटा रटाया चीज़ बोल रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है आप सब कुछ याद करके आए हैं या किसी कंसल्टेंट या किसी से ऑलरेडी पूछ के आए कि क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, तो इसके सिंपली इस तरह आंसर करने हैं। आप जो है लेजिट नहीं हो रहे या बिल्कुल जो अपने प्रोफाइल के हिसाब से हैं उस हिसाब से क्वेश्चन के आंसर नहीं कर रहे। तो इसमें बेसिकली जो है आपको इतना डरने की या कोई ऐसे सच तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट नहीं है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन होगा या कोई आपको थीसिस सबमिशन हो रहा है जिसके बारे में वो जो है जनरल से क्वेश्चन करेंगे कि इस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट में क्या होता है। वो टोटली वही क्वेश्चन पूछेंगे जिनके आंसर आपके पास ऑलरेडी हैं। तो अब उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली वो क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं या किस टाइप के हो सकते हैं। इनमें से जो मैंने लिस्ट बनाई है जिन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, इनमें से मोस्टली वही होंगे कि जो मेरे साथ इंटरव्यू में उन्होंने पूछे थे, तो मैं उनके आंसर वही करूँगा जो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू किए थे। आपको भी बताऊँगा कि यही आंसर है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से डिफर करते हैं, तो उनके कुछ के आंसर अगर हुआ है तो वो बता दूंगा, नहीं तो बाकी ये होगा कि ये सिचुएशन के हिसाब से या बंदे के हिसाब से होते हैं, तो उनके आंसर आपने क्या कुछ करते हैं। तो चले आए उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि पहले क्या एक लिस्ट बनाई हुई है, उसमें से चेक करते हैं कि पहले किस तरह क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट होते हैं। तो बस उसके पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है, जब भी आप इस्लामाबाद एम्बेसी में जाए, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू इस्लामाबाद एम्बेसी में हुआ था, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपने यही होगा कि पहले बाहर काउंटर पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराएंगे, अपनी ईमेल दिखाएंगे, तो उसके बाद वो शटल सर्विस का आपको टिकट वगैरह देते हैं जिससे आप जो है ट्रैवल करके तो वीज़ा सेक्शन में जाते हैं। तो वहाँ पे आप थोड़ी देर वेट करेंगे। सामने काउंटर से होते हैं 2 से 3 काउंटर्स होंगे और एक छोटा रूम होता है जिसमें जो इंटरव्यू वगैरह भी हो रहा है। एक रूम पे हो रहा है, 2 काउंटर लगे होते हैं, उधर इंटरव्यू वगैरह होता है। तो जैसे जैसे आप वहाँ जाते हैं तो जिसका नंबर आता है वो आपको कॉल करते हैं कि नेक्स्ट कैंडिडेट और जो लिस्ट में होगा तो उसमें अंदर जाके जो इंटरव्यू देना होता है। तो बेसिकली ये होता है कि 2 जो होते हैं वो काउंटर है वो स्टैंडिंग काउंटर होंगे, आपने वहाँ पे आके खड़े होकर इंटरव्यू देना होता है। जबकि एक राइट में काउंटर है कुछ छोटे से रूम में, तो वहाँ पे जो है आप बैठ के, एक चेयर वगैरह पड़ी होगी, आप बैठ के जो है इंटरव्यू देते हैं। तो जिस भी काउंटर पे आपका इंटरव्यू आएगा, आपने जाके जब इंटरव्यू देना होता है तो आपने उससे रन से क्वेश्चन होंगे जिसमें उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने लेके जाने होते हैं। वो 2 डॉक्यूमेंट के सेट आप उनको दे देंगे, ओरिजिनल आपके पास होंगे, उसको पहले चेक करते हैं। समटाइम्स ओरिजिनल भी मांग लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आपने वो भी प्रोवाइड करने होते हैं। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्ट इसी तरह करते हैं जैसे आपने आइट्स का भी टेस्ट वगैरह दिया होगा, तो उसमें भी जैसे बिल्कुल स्टार्ट बेसिक से करते हैं ना, इसमें भी इसी तरह होता है। ये नहीं होता कि एकदम ही कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप परेशान हो जाए। बिल्कुल रिलैक्स होकर रहना है, सिंपल से क्वेश्चन होंगे और सिंपल से ही उनके आंसर्स होते हैं, टू द पॉइंट। तो आपने उसी तरह के आंसर करने हैं, तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले नॉर्मली जैसा भी क्वेश्चन होगा पूछेंगे आपका नाम क्या, आप अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मेरे केस में था कि शहरयार खान, कहेंगे ठीक है। वो आपसे फिर पूछेंगे व्हाट इज योर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी, या किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन वगैरह हुआ है, जिसका आपने एडमिशन लेटर अटैच किया, जैसे मेरे केस में TU इल्मिनाउ था, तो मैंने मेंशन कर दिया कि TU इल्मिनाउ का यूनिवर्सिटी है। तो क्या वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आपका कोर्स व्हाट इज योर कोर्स या व्हाट इज योर इंटेंडिंग कोर्स है। तो अपने जो अपना इंटरनेट कोर्स है उसका नाम वगैरह बताना है, बेराजा मीडिया टेक्नोलॉजी। तो वो पूछेंगे कि इसमें कोर्स में क्या है, तो आपने उसके बताना है कि जो भी आप, अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है अपने कोर्स के बारे में, तो उसमें ये होगा कि 2-4 मॉड्यूल्स के नाम वगैरह बता देने हैं कि इसमें मैंने ये चीज़ के जो है स्टडी करनी है, और ये भी बता देना है कि 3 सेमेस्टर का है, 4 सेमेस्टर का है। तो मतलब अपने थोड़ा सा अपना कोर्स का बैकग्राउंड जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह बता देना है। तो जितना वो बोला जाए उतना ही बताना है, बिल्कुल ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मॉड्यूल या 4 मॉड्यूल जो भी आपको पता है उनका बता दें, कितने सेमेस्टर्स के हैं वो बता दें जिस यूनिवर्सिटी में, और जो लैंग्वेज किस में टॉट कर रहे हैं, इंग्लिश में है या टोटली जर्मन में, तो आपने वो चीज़ बता देनी है। अगर जर्मन है तो फिर आपको जर्मन जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी मस्ट प्रोवाइड करना है, अदरवाइज इंग्लिश तो आपने मस्ट प्रोवाइड करनी है। तो आपने ये कोर्स के बारे में बता देना है। उसके बारे में वही समटाइम्स ये भी पूछ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी किस स्टेट में, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आपने बस थोड़ा सा चेक कर लेना है अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में, तो आपने ये बता देना जैसे TU इल्मिनाउ थुरिंगिया डिस्ट्रिक्ट में थी, तो अब मैंने बता दिया था कि थुरिंगिया डिस्ट्रिक्ट में, कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो कहेंगे कि वाई जर्मनी एंड नॉट एनी अदर कंट्री, लाइक कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री होती है, आप उसमें क्यों नहीं गए, जर्मनी में क्यों गए। तो मेरे केस में भी उन्होंने यही क्वेश्चन किया था, तो मैंने यही कहा था कि जो स्टडी का स्टैंडर्ड है वो जर्मनी में वो तो एक हाई क्लास है। उसके साथ साथ ये है कि यहाँ पे स्टडीज एक्सपेंसिव नहीं है, कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देनी होती है आपको, उसके अलावा कोई फीस नहीं देनी होती, जिसकी वजह से आपके पास बर्डन नहीं होता माइंड पे, आपने कोई सोचना नहीं होता फीस के बारे में, तो आप टोटली फोकस कर सकते हो स्टडी पे। उसके साथ ये उसका एक प्लस पॉइंट है, ये है कि ड्यूरिंग स्टडी इन जर्मनी जो है ना, आप अपना जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ भी पार्टनर
में जो इंटर्नशिप या फिर जॉब करके ना जो इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको जो है ना मार्केट का या फिर अपने स्किल्स को जो है इंप्लीमेंट करने का भी चांस मिल जाता है, जबकि पाकिस्तान में या किसी कंट्री में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा होता। तो इसलिए आपने जर्मनी को प्रेफर किया। और वो कहेंगे कि इसी कोर्स को आपने क्यों, वाई दिस कोर्स, मैं समझ स्पेसिफिकली जो आपने ये कोर्स पिक किया यही कोर्स क्यों। तो आप इसका कोर्स का ये ना ये हर पर्सन टू पर्सन या जिसका कोर्स है उससे आंसर थोड़ा सा डिफर करता है। जैसे ये हो सकता है कि मैंने कहा था कि मेरा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो मशीन लर्निंग और इस टाइप के डोमेन में था, तो मैंने इसलिए जो है ना इस कोर्स को चेक किया। और इसके अलावा मुझे 2-3 कोर्स और भी मिले थे, मैंने जिनमें अप्लाई किया था, बट मुझे एडमिशन लेटर इसका मिला था और ये इसमें प्रैक्टिकल भी था और थ्योरी भी था, दोनों चीज़ें जो है मैच हो रही थी। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसी कोर्स को चूज़ किया और मैं इसी के साथ आगे जो है फॉरवर्ड करूँगा। उसके बाद कहेंगे कि हाउ योर इंटेंडेड कोर्स मैचेस योर प्रीवियस डिग्री। तो इसमें भी जैसे अभी अपने पिछले आंसर किया, तो आपने ये बताना है कि ये जो अभी आप डिग्री पढ़ने जा रहे हैं, जो कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ऐसा क्या चीज़ है कि जो आपकी पिछली डिग्री से मैच करता है, या आपको क्या मोटिवेशन था जो पिछली डिग्री में भी था जो आपने इस कोर्स को चूज़ किया है। तो ये अब कोर्स टू कोर्स मैटर करता है कि जिस वजह से भी आपने चूज़ किया वहाँ पे आपने एक से दो लाइन बना देनी है कि जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन क्या था, कोई ऐसा सब्जेक्ट था या ऐसा कोई कोर्स था या कोई लैंग्वेज आपकी ऐसी थी जैसे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज वगैरह होती है जिसकी वजह से आपने इस कोर्स को चूज़ किया, या कोई भी आपका जैसी जिस तरह का भी मोटिवेशन है जिस तरह के, वो आपने बता देना है कि आपने जो है इस कोर्स को जो है चूज इसलिए किया है और ये आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो इसके साथ इस तरह मैच करता है। उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि इज दिस कोर्स इज ऑफरिंग इन योर होम कंट्री, मतलब जिधर से आप मतलब पाकिस्तान में भी क्या ये ऐसा कोर्स ऑफर हो रहा है। तो अब इसमें आपसे स्ट्रिक्टली ये तो नहीं कह सकते कि टोटली ये कोर्स ऑफर ही नहीं हो रहा, क्योंकि मेजोरिटी में ये होता है कि कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं, मे भी उनका कंटेंट थोड़ा डिफर कर रहा होता है। तो आपने भी इधर ये आंसर करना है कि 1 से 2 यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें भी आपने चेक वगैरह कर लेने हैं कि इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स ऑफर हो रहा है, बट आपने ये कहना है कि जो उसका कंटेंट था वो या तो टोटली थ्योरेटिकल था, मतलब और प्रैक्टिकल इतना नहीं था तो इस वजह से फोकस नहीं था, या उसका जो कंटेंट था वो उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का आपको जर्मनी में ये पढ़ाया जाता है, मतलब उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है और वो जो है ना लेटेस्ट कंटेंट है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो इस वजह से आपने ज़्यादा फोकस जो है अब्रॉड जाके या जैसे कि जर्मनी जाके आप इस कोर्स को करना चाह रहे हैं, अपनी होम कंट्री से नहीं कर रहे। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये है कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। तो आपने बेसिकली अब ये तो नहीं कह सकते कि जैसे मेरी डिग्री खत्म होगी मैं फ़ौरन पाकिस्तान आ जाऊँगा, बस इसी तरह होगा, या ये भी नहीं कह सकते कि मैं उधर जॉब फ़ौरन ढूंढूंगा, मैं सिर्फ जॉब करूँगा और मैं वहीं पर रहूँगा। तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा आंसर करना है जो कि दोनों चीज़ें हों बट एक चीज़ पे टोटली फोकस ना हो। तो आपने बेसिकली ये कहना है कि जैसे मेरी डिग्री खत्म होगी तो उसके बाद मैं जो है चेक करूँगा, इफ आई विल ट्राई टू सी इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई विल ट्राई टू अवेल इट, मतलब कोई भी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं उसको अवेल करूँगा और इंटरनेशनल एक्सपोजर वगैरह लूँगा और देखूँगा कि मार्केट वहाँ पे कैसे काम करती है, क्या वो कैसे बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं या वो कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को लूँगा, कुछ अर्सा काम अब 2 ईयर 3 ईयर में जितने भी होगा वो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस वगैरह लेके वो चीज़ चेक करके उसके बाद अपने जो होम कंट्री में वापस आऊँगा और यहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप या अपनी कंट्री को किसी तरह सर्व करने की कोशिश करूँगा। तो आपने इस तरह प्रोडक्टिव आंसर करना है कि ये नहीं कहना कि सिंपल मैं सिर्फ जॉब करूँगा, बस ये भी और इंटेंशन नहीं कहनी कि उधर ही रहना है, बस ये कहना है कि मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं डेफिनेटली अवेल करूँगा, क्योंकि यार बंदे को पता है कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलेगी या वहाँ मिलेगी आप उसको अवेल करेंगे। तो अपने आंसर आपने भी ऐसा ही करना है कि अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं अवेल करूँगा, कुछ एक्सपीरियंस लूँगा और उसके बाद वापस आके जो अपना बिजनेस वगैरह या अपनी कुछ भी चीज़ करूँगा। मेरे से भी ये क्वेश्चन हुआ था तो मैंने भी यही कहा था कि मैं वहाँ पे जो है कुछ सा जो है जॉब करके तो एक्सपोजर वगैरह लूँगा, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और जो है इधर आके जो है अपना कोई बिजनेस वगैरह ये कोई चीज़ सेटिंग करने की कोशिश करूँगा। तो आपने भी इसी तरह आंसर करना है, किसी एक साइट पे नहीं जाना। तो उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद जो नॉर्मल इस तरह के आपसे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके बारे में होते हैं, तो उसके बाद वो जो है स्पॉन्सर साइट पर शिफ्ट कर देते हैं। तो वो पूछते हैं कि वो इज़ योर स्पॉन्सर। तो आपका जो भी स्पॉन्सर, अगर आपके केस में फादर है, मदर है, अंकल है, आंट है, ब्रदर है, कोई भी है, कज़न वगैरह कोई है, तो आपने उसके बारे में बताना है। मेरे केस में मेरा ब्रदर था तो उन्होंने पूछा था कि कौन सा, तो मैंने कहा था ब्रदर है। तो उसके लिए फिर अगर फादर या पेरेंट्स वगैरह नहीं है तो उसके अलावा बाकियों को जो भी आपका स्पॉन्सर होगा तो उसे अपने रिलेशन प्रूव करना होता है। तो उस रिलेशन प्रूव करने के लिए FRC आपको अटैच करना पड़ता है। तो मैंने भी FRC अटैच किया था। मेरे केस में सिर्फ ब्रदर था तो मैंने एक ही FRC अटैच करना था। अगर आपके अंकल, आंट या कज़न या कोई दूर के होते हैं तो फिर FRC बढ़ते जाते हैं जब तक वो टोटल पूरा रिलेशन प्रूव ना हो जाए। तो वो अपने FRC साथ प्रोवाइड करना होगा स्पॉन्सर के साथ। तो उसके बाद ये पूछेंगे कि स्पॉन्सर का पूछने के बाद वो ये पूछते हैं कि वो क्या करता है। तो अगर आपका स्पॉन्सर जो कुछ भी जॉब करता है या बिजनेस करना है आपने उसके बारे में बताना है, और वो अगर किस कंट्री में होता है तो वो भी है। मेरे केस में वो जर्मनी में था तो मैंने ये बताया था कि वो जर्मनी में है और इस कंपनी में जो है जॉब कर रहा है और ये उसकी जो है डेजिग्नेशन है इस तरह। तो वो जिस कंट्री में भी होता है तो आपने उसमें बताना होता है। तो हाँ, समटाइम्स कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव या कोई अगर बाहर है तो आपने चीज़ ये नहीं बतानी, इससे आपके जो है वीज़ा पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपने सच बताना है, क्योंकि उनको तो पता होगा कि अगर आपका कोई भाई वगैरह या कोई रिलेटिव वगैरह ऑलरेडी इधर हैं तो झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं है, और झूठ बोलने में आपका ही नुकसान है। तो मैं किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि सच बोलें, जो भी चीज़ होगी वो जो है उनको क्लियरली बता दें तो वो ज़्यादा ठीक है, बजाय इसके कि जब तक वीज़ा नहीं आता जो आपके सर पे तलवार लटकी दे रहा
है कि पता नहीं उसका क्या आउटकम होगा या उसमें क्या हो सकता है। तो इसलिए ये मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने भी बता देना कि जो कुछ था जी। तो अगर इस तरह होता तो मेरे केस में मेरा भाई ऑलरेडी इधर ही था, वो भी स्टडी वीज़ा पे गया था और जॉब कर रहा था और अभी तक उधर ही था। अगर कोई इस तरह बैड इम्पैक्ट पड़ना होता तो मेरे केस पे क्यों नहीं बैड इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि मेरा तो ज़्यादा के सीन में ये केस था कि भाई भी ऑलरेडी इधर है, आप भी उधर चले जाओगे तो वो भी जॉब कर रहा है, आप भी यही हो, आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। सच ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सही से आंसर कर रहे हो, कुछ ब्लंडर वगैरह नहीं मार रहे, तो आपका वीज़ा लगने का चांसेस जो है वो 100% होते हैं इंशाल्लाह। तो आपने भी जो कुछ होगा वो बता देना। उसके बाद वो ये आप पूछेंगे कि क्या करता है। अगर आपने स्पॉन्सर तो आपने जैसे बता दिया कि जॉब वगैरह करता है तो ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद वो पूछेंगे कि उसकी मंथली इनकम क्या है। तो जितनी भी मंथली इनकम होगी वो आपने उनको बता देनी है। इतनी एनुअली तो नहीं पूछते, वो समटाइम मंथली पूछते हैं और वो टोटल पूछेंगे। ये नहीं कि वो आपने बताना है कि टैक्स काट के या इतनी है इतनी है। उसके अलावा भी वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है। वो स्पॉन्सर के रिलेटेड ही पूछ रहे होते हैं, मतलब जो स्पॉन्सर कर रहा है उसका कोई और सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं। अगर तो है तो वो भी बताना है, और बताना तब है कि अगर आप उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं, बट जैसे कि पाकिस्तान में भी कुछ बिजनेस वगैरह या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकते, जिसके आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, फिर उस चीज़ को नहीं बताना, क्योंकि आप जब वो जो भी चीज़ बताएंगे वो उस चीज़ का आपसे प्रूव मांगेंगे। तो अगर आपके पास प्रूव नहीं है तो आपने वो चीज़ नहीं बतानी। जो अगर प्रूव है तो वो बतानी है और उसके डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर देने। तो उसके बाद वो पूछेंगे कि अगर स्पॉन्सर मैरिड है या अनमैरिड है, या उसके कितने डिपेंडेंट है। मतलब अगर मैरिड है तो बच्चे वगैरह हैं या उस पर जो भी डिपेंड कर रहे हैं कितने, तो वो भी उनकी डिटेल वगैरह भी आपने बतानी होगी। उसके बाद वो कहेंगे कि आपका रिलेशन क्या है। जैसे मेरे केस में था वो ब्रदर था, तो ठीक है। अगर किसी में आंट वगैरह या अंकल वगैरह होता है तो आपने वो रिलेशन बताना होता है, और साथ अपने एफआरसी जो है शो करना होता है, ताकि उस रिलेशन को आपने जस्टिफाई भी कर देना होता है। एक और क्वेश्चन, समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोगों का जो स्पॉन्सर होते हैं वो उनकी क्लोज फैमिली में से नहीं होती ना, मतलब उसके वो पेरेंट्स वगैरह या ब्रदर वगैरह सिबलिंग कोई भी नहीं होता। वो कोई अंकल आंट या कोई कजन वगैरह या कोई आउट ऑफ फैमिली से कोई अगर उनका स्पॉन्सर हो रहा होता है, तो उस केस में वो आपसे ये पूछते हैं कि ये बंदा आपको स्पॉन्सर क्यों कर रहा है, आपकी अपनी फैमिली में से कोई स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर पर्सन टू पर्सन ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि किसकी क्या सिचुएशन होगी, क्यों उसको कोई दूसरा बंदा कर रहा है। किसी में क्या होता है कि उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं होते तब कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, कुछ में वो इतने क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से कर रहे होते हैं। कुछ में ये होता है कि उनके बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, या फिर उनकी वो जो है ना, जैसे दही इलाके में फार्मर वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, तो उनका बैंक अकाउंट ऐसी चीज़ नहीं होती, तो इस वजह से कोई जो है दूसरा बंदा उनको स्पॉन्सर कर रहा होता है। ये अब सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है कि क्या हो रहा है। तो ये जिसका होगा उसने अपने हिसाब से बताना होगा कि मेरे इस वजह से वो पेरेंट्स नहीं है इस वजह से, या फिर जो है उसके बचपन में उसको पाला पोसा, या उसने कुछ ऐसे भी केसेस बना देते हैं कि मेरे फादर ने जो है उसकी सारे स्टडी का जो बोझ था वो खुद रहा, मतलब उसको जो पढ़ाया लिखाया, तो वो अपन जो है वो वापस जैसे कहते हैं कि रिटर्न करना चाहता है। तो उस केस में वो ये कह रहा था कि मैं आपको स्पॉन्सर वगैरह कर रहा हूँ। तो इस तरह का कोई आंसर, बट कि पर्सन टू पर्सन या सिचुएशन डिफर करता है। अब ये जिसका हो सकता है ये उस हिसाब से उसने आंसर करना है। उसके बाद ये होगा कि अगर जो आपने स्पॉन्सर की बैंक जो स्टेटमेंट लगाई होती है वो उसको डॉक्यूमेंट को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। तो अगर रिसेंटली कोई बड़ी ट्रांजेक्शन हो, बड़ी ट्रांजेक्शन इस तरह है कि अगर नॉर्मली आपकी मंथली में ट्रांजेक्शन हो रही है 50 की, 100 के, 120 के, इस तरह चल रही है, नॉर्मल चल रही है, और एकदम कोई 500 के या 700 के की कोई अप एंड डाउन में कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाती है, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन किधर से, तो आपने वो भी प्रोवाइड करना होगा। प्रूफ अगर है तो ठीक है, ये आपने बताना होगा कि ये किधर से पर्सनल सेविंग्स थी, इस अकाउंट से उस अकाउंट में गई, या जिधर से भी आपने वो प्लॉट बेचा या कुछ भी किया, कोई भी सेल रीड वगैरह थी, ये कुछ है तो वो आपने प्रोवाइड करना होगा। मेरे दोस्त से भी इसी तरह को क्वेश्चन हुआ था, तो उसने ये कहा था कि ये सेविंग्स थी जो मेरे अकाउंट में पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने फादर के अकाउंट में वापस जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए वापस जो है डिपॉजिट की थी, तो ये वो तो मेंशन होता है कि किसी अकाउंट से आए हैं, तो उसने उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया था। तो अगर आप भी होगा, या तो यह है कि अगर आप बैंक स्टेटमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि आपने ट्रांजेक्शन भी ऐसे करनी है कि बड़ी ट्रांजेक्शन हो ही ना कोई रिसेंट में, ताकि वो क्वेश्चन ना पूछें। तो अगर आप ये चीज़ कर लें, अगर नहीं तो हो जाती है, तो फिर आपने उस चीज़ को प्रूफ करना है कि ये आपने ट्रांजेक्शन किधर की है या कैसे की है। तो उसके बाद वो ये होगा कि स्पॉन्सर का पूछने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी फैमिली के बारे में, कि मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, मदर के, फादर का, ब्रदर्स का, वो क्या करते हैं, मैरिड एंड अनमैरिड है, सिस्टर जो भी कुछ करते हैं, तो उनके बारे में वो क्वेश्चन करेंगे, या किधर होते हैं, क्या होते हैं। तो जो कुछ सच होगा वो बता देना। मेरे केस में भी ये था कि एक मेरा भाई जर्मनी में था ऑलरेडी, और एक जो है वो दुबई में था। जब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपके रिलेटिव या भाई वगैरह इस तरह बाहर हों तो ना बताना, वो कहेंगे कि एक इधर है एक कंट्री में, दूसरा दूसरी कंट्री में, या उधर बाहर है जी, तो सारों का आप लोगों का मूड यही है कि बाहर जाके सेटल होने का, ये पढ़ने का नहीं, आपकी इंटेंशन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती। अगर आप जो है ना बिल्कुल सच बोल के जाते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप रिलैक्स होंगे कि आपने अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, उनको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, उनको ऐसा कोई शक नहीं होगा कि ये इनकी इंटेंशन ऐसे चेंज है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ सच बता रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो मैं भी ये कहूँगा कि आपने भी जो है ना सच बताना है, और जो कुछ होगा वो उनको पता होना चाहिए। तो उसके बाद अगर आपके वो फैमिली के बारे में आपने बता दिया, तो उसके बाद भी वो आगे से जो डिटेल आपने बता दिया, तो उसके बाद वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो अगर पूछ लेते हैं कि कोई रिलेटिव है या नहीं है। अब ये वही क्वेश्चन दोबारा आ गया
कि अगर ये क्वेश्चन काफ़ी हमसे जब मेजोरिटी से तकरीबन होता ही है कि कोई रिलेटिव वगैरह आपका या फैमिली में से कोई ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री है या जर्मनी में है या नहीं, तो अगर है तो बता दें तो बेस्ट है, छुपाएंगे तो ये बाद में आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो उसके बाद जैसा कि ये क्वेश्चन था कि आपके फादर क्या करते हैं, वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तब तो आपने बता दिया होगा उनकी सैलरी स्लिप वगैरह या उनके बता के, अगर वो स्पॉन्सर नहीं कर रहे, कोई ब्रदर स्पॉन्सर कर रहा है या कोई और कर रहा है तो अपने वो उनके बारे में बताना है। अगर ब्रदर कोई ऑक्यूपेशन वगैरह या कोई भी जॉब कर रहे हैं ये तो उनके बारे में भी सिंपली बता देना। उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड करने ब्रदर या जो भी आपका स्पॉन्सर नहीं है उसकी, बाकी उनकी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती। एज अ बैकअप अगर साथ ले जाएं तो अलग बात है, वो नहीं मांगते। जो स्पॉन्सर और आपके डॉक्यूमेंट है उनको मेनली इसी चीज़ पे जो है फोकस होगा, वो इसी के डॉक्यूमेंट मांगेंगे। बट वैसे वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि वो क्या करते हैं, तो आपने उनको वो बताना होगा। तो उसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि आपने ब्लॉक अकाउंट 1 ईयर का तो सबमिट करा दिए, तो आप सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे। तो उस केस में आप कहेंगे कि जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह है या जो मेरे स्पॉन्सर के मैंने जो है प्रूफ ऑफ फंड्स वगैरह ये अटैच किए हैं, तो मेरे जो सेकंड ईयर के जो भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे तो वो इससे मैं इनसे बेयर करूँगा, या ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे होंगे तो मेरे सेकंड ईयर के भी हो जाएंगे। तो बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें वही कहते हैं कि हमें सेकंड ईयर का भी अभी सबमिट करा दो। अगर आपको वो देखें कि आपके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हो या उनको कोई एम्बिग्यूटी लग रही हो तो वो इस वजह से होता है, तो वो आपसे सेकंड ईयर का मांग लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली वो आपसे सेकंड ईयर का नहीं मांगेंगे, इसी में हो जाता है। तो उसके बाद वो जब ये भी स्पॉन्सर वाली चीज़ भी हो जाएगी तो वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कोई इंटर्नशिप या वर्क किया है आपने, तो आपने जो भी प्रूफ अटैच किया होगा उस चीज़ को चेक करेंगे कि आपने अगर इंटर्नशिप की है या आपने कोई जॉब की है तो उस जॉब से रिलेटेड आपसे 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे कि आपका वहाँ पे रोल क्या था, डेजिग्नेशन क्या था, आपकी सैलरी क्या थी, स्टार्टिंग सैलरी या एंडिंग सैलरी क्या थी। फिर उसके अलावा आप अभी तक जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर अभी तक जॉब कर रहे हो तो अपने लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स वो मांग लेते हैं समटाइम्स। अगर आप नहीं कर रहे तो वो ये कहेंगे कि एक्सपीरियंस लेटर वगैरह अटैच कर दो। तो मेरे केस में ये था कि मैं नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि पहले मुझे उन्होंने कहा था कि सैलरी स्लिप्स दें, तो मैंने वो उसने पूछा था कि अभी भी जॉब कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं कर रहे, रिजाइन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो उन्होंने ये कहा था कि आप फिर अपने जो है सैलरी स्लिप ना दें, आप सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर शो कर दें। तो मैंने कहा था मैंने ऑलरेडी अटैच किया हुआ है, तो उन्होंने चेक कर दिया। तो आपने भी अगर रिजाइन किया हुआ है या फिर जॉब अपने पहले की थी, इंटर्नशिप की थी, तो अपने सर्टिफिकेट अटैच कर देने। तो अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो फिर ये होगा कि जो आपको ऑफर लेटर था जॉब का वो अपने अटैच कर देना साथ में, और उसके साथ साथ जो है अपने जो लास्ट 6 मंथ की या 3 मंथ्स की, तो लास्ट जो भी आपकी 3 मंथ की या 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स होंगी अपने वो खाली से जो है अटैच कर देनी है, नहीं तो फिर आपने एक्सपीरियंस लेटर अटैच करना है। ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये अगर आपने इंटर्नशिप या फिर कोई जॉब की होती है ये आप चीज़ें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वो जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी सैलरी कितनी है, आपने वो जो बता दिया होगा कि आपने आपकी सैलरी कितनी है, अभी कितनी है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी और आप कब से काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने बता दी है। और एक्सपीरियंस लेटर या सैलरी स्लिप के साथ आपने ये प्रूफ कर देनी है। तो उसके बाद जो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अगर आपको कोई इफ़ यू गेट अ जॉब गुड जॉब अपॉर्चुनिटी इन जर्मनी वुड यू टेक इट और नॉट, मतलब कि अगर आपको कोई जर्मनी में अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको लेंगे या मतलब आफ्टर स्टडीज आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे या उसको छोड़ देंगे। तो अगर तो आप डायरेक्ट कह दें कि नहीं 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 कि मैं तो ये लूँगा ही नहीं, मैं तो वापस आना है तो मैं तो इसलिए जॉब करूँगा नहीं, तो उनमें भी पता चल जाएगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कोई अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप छोड़ दें। तो आपने यही कहना है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने ये कहना है कि मैं वो अपॉर्चुनिटी लूँगा, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अवेल इट एंड गेट सम इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस। तो जैसे कि वो पहले बताया था कि अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो आप कुछ टाइम के लिए लेंगे ताकि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी आ जाए इधर का, और आपको पता चल जाए कि यार यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये कैसे डीलिंग करते हैं, और उसके बाद आप वही चीज़ जाके अगर अच्छी चीज़ होगी तो अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट करके जो है उसको सॉल्व कर सकें। तो आपने ये नहीं कहना कि मैंने लेनी नहीं है, अगर आपने कहना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैं टाइम बिलिंग की या कुछ टाइम के लिए एक्सपीरियंस गेन करने के लिए वो मैं लाजमी अवेल करूँगा। आपने टोटली निगेशन भी नहीं जाना और ये भी नहीं कहना कि नहीं नहीं मैं मुझे मिलती जाएगी तो मैंने ले लेना है, कि मतलब मिड में रह के ना अपने दोनों तरफ से आंसर करना है। तो अगर उसके बाद ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सेकंड मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं, तो जो सेकंड मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं तो उनसे वो बेसिकली मस्ट है ये क्वेश्चन करते हैं कि आप सेकंड मास्टर के लिए क्यों जा रहे हैं। अगर तो वो सेम फील्ड में है कि जैसे आपने पहले किया था, तो मतलब आपकी जो एक बैचलर्स की फील्ड थी फिर आपने एक मास्टर्स किया, अब दूसरा मास्टर कर रहे हैं जो उसी आरा फील्ड में ही है, बट ये है कि वो उसमें थोड़ा जो है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आप करके या अपग्रेड करके थोड़ा डीप जा रहे हैं या अच्छे कॉन्टेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर वो और बात है, आप ये कह सकते हो कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। बट समटाइम्स कुछ केस में ऐसे होता है कि बैचलर्स उनका एक में, मास्टर्स उन्होंने आगे, पाकिस्तान में तो इश्यू नहीं होता ना, आपको थोड़ा सा डिफरेंट में भी अगर आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपका मास्टर्स हो जाता है। तो कुछ लोग इस तरह कर लेते हैं, उसके बाद जो आप जब बाहर जाके कोई और मास्टर की ट्राई कर लेते हैं। तो जहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना है कि यार उन्होंने पहले ये वाले मास्टर की फील्ड क्यों चूज़ की थी और आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे जो हमने मास्टर वगैरह किए होते हैं उसकी वैल्यू कोई नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता कि वो आपने उस वक्त अगर मास्टर्स किया था तो उसमें उसकी वर्थ कोई नहीं है। तो आप इसलिए यही कहते हैं कि मैं दोबारा से मास्टर्स करना चाह रहा हूँ, कि क्योंकि जो अगर मेरी जॉब में आ गया है तो अगर मुझे आगे बढ़ना है या आगे वक्त के साथ साथ या टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है तो मेरी जो एजुकेशन है वो उसके साथ साथ नहीं चल सकती। तो इसलिए मैं जो एजुकेशन के लिए या फिर अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाके मास्टर्स करके जो है अपने लिए पॉसिबिलिटीज जो है ज़्यादा क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपने इस तरह का कोई आंसर करना है।
अगर आप सेकंड मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपने जस्टिफाई करना होता है कि एक मास्टर्स के बाद आप दोबारा मास्टर्स क्यों कर रहे हैं, अगर थोड़ी सी फील्ड चेंज हो रही है तो वो भी रीज़न क्या है। तो अपने रीजनिंग करके आंसर करना है, कोई भी यस नो या इसका निगेशन करके आंसर आपने नहीं करना है। टोटली अपनी रीजनिंग जो है करनी है, उसके पीछे ना कोई ना कोई प्रूफ अपने साथ अटैच करना है कि किसी वजह से ही आप सेकंड मास्टर्स करना चाह रहे हैं या किसी भी कॉन्सेप्ट का आंसर करना चाह रहे हैं, तो रीज़न के साथ ये प्रूफ के साथ करना है, कोई भी सिंपल आंसर नहीं करना। तो उसके बाद कुछ लोगों का ऐसे होता है कि उनके जब भी वो मतलब कुछ होते हैं ना कि वो तो फ़ौरन चले जाते हैं, ये इधर से आपकी यहाँ पे बैचलर्स की जैसी डिग्री एंड होती है तो आप उधर चले जाते हैं, या कुछ होता है कि बैचलर की डिग्री एंड हुई फिर उन्होंने कुछ टाइम जॉब की और जो उसके बाद चले जाते हैं। तो वो तो ये होता है कि जॉब को के साथ जो अपना गैप कवर किया होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गैप होता है, अब वो बेशक बैचलर से पहले था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैचलर्स के पहले गैप था तो उसका क्या करें, मतलब कॉलेज के बाद या सेकंड ईयर के बाद अगर गैप है उसके बाद या कुछ क्या डिग्री के बाद का गैप है, तो अपनी कोशिश ये करनी है कि उस गैप को एक्सपीरियंस लेटर के साथ या किसी भी रीज़न के साथ, मेडिकल इशू के साथ किसी तरह कवर करना है। क्योंकि गैप अगर होगा ना तो वो कहेंगे कि आपने गैप में प्रोडक्टिव टाइम क्यों निकाला, मतलब ये टाइम आपने क्यों ज़ाया किया। अगर तो कोविड के केस में कुछ हुआ है तो वो रिलैक्सेशन दे देते हैं, नहीं तो अगर आपका गैप है वो थोड़ा ज़्यादा गैप है, 2-3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है या जिस तरह भी है, तो और वो रेलिवेंट फील्ड से नहीं है, मतलब जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं या जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी फील्ड और वो जो आपका गैप था उसमें जो आपने जॉब या जो कुछ किया वो अगर दोनों मैच नहीं करते तो तब भी आपके वीज़ा चांसेस कम हो सकते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि गैप को रेलिवेंट फील्ड से कवर करना है। अगर वो कवर नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। अगर थोड़ा गैप है लाइक 6 मंथ तो 1 ईयर है, तो जैसे भी कोविड भी चल रहा था या आप इस प्रोसेस के तैयारी कर रहे थे जैसे आइट्स वगैरह के लिए बाकी के लिए, तो इसलिए आपने कोई जॉब नहीं की, आपने टोटली इसी पे फोकस किया, जैसे ये जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे थे इस तरह कुछ कर रहे थे, तो वो रीज़नेबल है। बट अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो वो आपके लिए नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी कोशिश ये करनी है कि जो भी गैप होगा आपने इसको कवर करना है। तो ये नॉर्मली इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं। जब ये क्वेश्चन आपसे सारे एंड हो जाएंगे, आपने कोई ब्लंडर वगैरह नहीं किया, तो नॉर्मली 15 to 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। उसके बाद वो आपको एक पेज वगैरह देंगे, A4 साइज़ का पेज देंगे, उसके साथ आपको पेन आपके पास ही होगा, उसको वो आप कहेंगे कि इस पर अपने अब जो है मतलब एक टाइप का मोटिवेशन लेटर होंगे, उसमें वो आपको अपनी मर्जी से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कुछ में केसेस में 5 से 8 क्वेश्चन भी हुए हैं, बट नॉर्मली ये है कि 2 to 4 क्वेश्चन होते हैं, वो आपको उसी वक्त वो बोल के बताते हैं आपने लिखना है, उनके प्रिसाइज से आंसर करने हैं। वो चाहे आप एक पेज पे फुल करें दूसरे पेज पे फुल करें, इवन कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि लड़कों ने या जो भी इंटरव्यू के लिए देने गए थे उन्होंने एक और पेज भी मांगा और उस पर भी लिखा। बट मैंने तो जो है A4 का सिर्फ फ्रंट साइज पे जो है वो फिल आउट किया था, 3 क्वेश्चन उसने मुझे दिए थे, तो मैंने उसमें लिखा था कि बी प्रिसाइज, तो मैंने सिंपल 3 to 4 लाइंस में जो आंसर किया। अब कुछ ये होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार वो एक पेज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो A4 साइज़ का पेपर होता है, उस पर लाइंस कुछ नहीं होती, तो जिस स्टाइल से आप लिख रहे हैं, जितनी लाइंस आप स्पेस दे रहे हैं, वर्ड्स कैसे रहे हैं, वो पेज तो आप जैसे चाहेंगे वैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे होता है कि आप उस पेज को कैसे फिल आउट करते हैं। डिटेल्स हैं तो आप डिटेल्स से फुल करें, और डिटेल्स नहीं है तो फिर थोड़ी स्पेसिंग डाल के या जैसे भी आप वर्ड्स को थोड़ा दूर दूर करके बड़ा करके जैसे भी पेज कवर करते हैं वो टोटली आप पे होता है। बट नॉर्मली उनके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपके हर क्वेश्चन के 3 to 4 लाइंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं, तो आपने भी कोशिश ये करनी है कि उनके इसी तरह आंसर करें। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें नॉर्मली क्वेश्चन ये होता है कि वाई जर्मनी या वाई दिस कोर्स, या क्वेश्चन पूछ चुके हैं वही क्वेश्चन या यूजली होते हैं कि वो दोबारा पूछ लेते हैं, वो या फिर वो ये कहेंगे कि हाउ दिस कोर्स मैचेस योर प्रीवियस डिग्री। मेरे से उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में पूछा भी था पर मोटिवेशन लेटर में भी था। तो वही मैंने कहा था कि फाइनल ईयर का जो मेरा प्रोजेक्ट था तो उसमें वो मशीन लर्निंग या बाकी चीज़ें ऐसी थी वो मेरी इस डिग्री के साथ मैच कर रही थी, तो इस वजह से जो है मैंने ये कोर्स यूज़ किया, या इस तरह ये मेरे जो है डिग्री जो है इंटेंडेड जो कोर्स है वो मेरी प्रीवियस डिग्री के साथ मैच कर रही है। तो आपके साथ भी जो ऐसा किसी सिनेरियो आपने ऐसे क्रिएट करना है या ऐसे पहले से सोच लेना है कि इस सीन में अपने क्या आंसर करना है, तो आपने वो वहाँ पे 3 से 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद ये होगा कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, जैसे ये कहना है कि आपने कहना है कि अभी तो मैं स्टडीज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं स्टडी फिनिश करनी है, उसके साथ साथ मेरी कोशिश होगी कि कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कंपनी के साथ इंटर्नशिप या मैं जॉब वगैरह करके ना तो एक्सपोजर क्रिएट करना है। और उसके बाद आफ्टर स्टडी इफ़ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अवेल इट टू गेट सम इंटरनेशनल एक्सपोजर। और वही जो रटाया सा आंसर था कि जैसे कि अगर आपने मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये आपने चीज़ इधर भी आंसर करनी है, इस वाले क्वेश्चन में मतलब इधर भी वो आंसर करना है कि मैं वो लूँगा, थोड़ा टाइम मैं एक्सपीरियंस लूँगा, उसके बाद मैं वही चीज़ आके अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट करूँगा और इसको सर्व करूँगा, ये इस तरह करूँगा। उसके बाद जो एक और मुझसे उन्होंने क्वेश्चन किया था, कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि इफ़ यू डिडंट गेट द वीज़ा दिस टाइम व्हाट वुड यू डू, वुड यू अप्लाई अगेन और नॉट, इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपने कोई दफ़ा वीज़ा नहीं मिला या अगर ये आपको रिजेक्शन आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो उस केस में मैंने ये कहा था कि इफ़ आई गेट अ रिजेक्शन आई विल डेफिनेटली अप्लाई अगेन, बट आई विल सी कि मैंने क्या गलती की, अगर मेरी कहीं गलती थी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिसिंग था तो मैं उस चीज़ को कवर करूँगा और दोबारा जो है ज़्यादा मोटिवेशन के साथ दोबारा मैं डेफिनेटली अगेन जो है अप्लाई करूँगा। तो मेरा आंसर ये था, तो पर मुझे रिजेक्शन नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है, और मैं जर्मनी आ गया। बट इन केस अगर आप भी, मेरे आइडिया ये है कि रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसी तरह का कुछ आंसर करें, बट अगर आपको कुछ ज़्यादा बेहतर आंसर लग सकता है तो वो आप जो है डेफिनेटली वो दे सकते हैं।
तो मेरे पास तो तकरीबन कुछ यही क्वेश्चन थे, और या जो मेरे सारे कॉन्टैक्ट में थे उनसे ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन हुए थे, तो मैंने उन्हीं की जो लिस्ट बना के आंसर किए, जो बेसिकली सारे आंसर कर रहे थे। बट कुछ केसेस में ऐसे हो सकता है कि कुछ लोगों ने डिफरेंट आंसर किए हों, उनको भी वीज़ा मिल गया हो, क्योंकि वो टोटली सिर्फ एक क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये एक चीज़ पर नहीं कर रहे थे, आपकी पूरी प्रोफाइल पे, आपकी वीज़ा इंटरव्यू पे, आपके डॉक्यूमेंट्स पे, और आप कैसे आपने इंटरव्यू तक दिया, कोई ब्लंडर वगैरह हमारा या नहीं है, तो उस सारी चीज़ों पे ये आपका जो है वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है, किसी एक सिर्फ सिंपल चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा हो सकता। तो किसी के लिए कुछ चीज़ प्रोडक्टिव हो सकती है, किसी के लिए कुछ चीज़ प्रोडक्टिव हो सकती है, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस ये किया, किसी और का चेंज भी हो सकता है। तो अगर आपको चेंज है कोई, अगर आपको ये कहते हैं कि इसका आंसर डिफरेंट है, तो वो अप टू यू है कि आप जिसको फॉलो करना चाहिए, जिसको फॉलो करना चाहें, वो क्यों आप पे है। क्योंकि मुझे भी वीज़ा मिला, अगर उस बंदे को भी वीज़ा मिला है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने टोटली सही बोला था और उसने सही नहीं बोला था। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको लगता है कि ऐसी और वीडियो प्रोडक्टिव आती रहे और आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।